जैसे देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देते 12 साल में एक युग, आज की तो अवधारणा है नहीं। ये तो हमारे बहुत पहले का अवधारणा है ना। जी सर। आज जैसे देखो, धरती अपने वेट लोड लोड की वजह से अभी जैसे देरी से घूमती है, अपने अक्ष के चारों ओर भी देरी से घूम रही है। पहले तो ऐसा था नहीं। आज से 5-6 हजार, जब ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था, 8-8 हजार, 7-8 हजार का आसपास का एरिया में, जब श्रुति के हिसाब से ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह चला रहा था, तो उस समय की अगर मैं आप लोगों को उसकी हिस्ट्री पढ़ाता ना, तो पता चलता कि एस्ट्रोलॉजी वास्तव में, एस्ट्रोलॉजी पहले कैसा था और अब कैसा बना। खास करके 1500 ईस्वी के बाद एस्ट्रोलॉजी का जो मूल थ्योरी है ना, वो बदल सा गया है। क्योंकि मुगल सम्राटों ने 1500 ईस्वी में क्या किया था, 1526-27 में मुगल सम्राट भारतवर्ष पे कब्जा किया। उससे पहले इतना कब्जा नहीं था। लोग आते थे, आक्रमण करते थे और यहां से लूट पाट के चले जाते थे। लेकिन ये उसके बाद जो है ना, भारत बेसिकली गुलाम बना। और गुलाम मतलब किस तरह का गुलाम बना मालूम है? हमारे यहाँ का, अब राजा जो है, जो राजा होता है, उसका कानून चलता है। जी। अब राजा औरंगजेब है, वो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को दबा दिया। उसको छोड़ो, इल्तुतमिश, या उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ही जला दिया गया। जी सर। तो हमारी जो थियोरीज थे, हमारी जो प्रैक्टिकल का जो रिसर्च बुक था, वो खत्म हो गया। और हम कौन सा एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू कर दिए? लाल किताब, जो बेसिकली अपभ्रंश होके हमारे पास आया। लाल किताब क्या है? एस्ट्रोलॉजी, हमारे भारतीय एस्ट्रोलॉजी का जो रेमिडीज पोर्शन है, वो पारस्य में गया। ठीक है, यूनान में गया। मतलब विदेशों में हमारे भारत का तो लोगों के साथ आना जाना था ही, जी। नॉलेज का आदान प्रदान भी होता था। लोग यहाँ आके सीखते थे, और लोग यहाँ से सीख के जो है दूसरी जगह पे गए, वहां पे भी सिखाया उन्होंने। अब कैसा है, देखो, जैसे एक जैसे कहावत है ना, महाजन, माने शब्दों का किस तरह से मीनिंग बदल रहा है, देखो। महाजन का मतलब आजकल हम लोग किसको बोलते हैं? महाजन भाई, अनुज। सर, जो ब्याज जो से तगादा ब्याज जो करने ले। के लिए आता है, जो तगादा करने के लिए आते हैं हमारे पास, है ना। ये खास जी। करके बिजनेसमैन समझेगा, महाजन आया है। इससे पहले महाजन का मतलब क्या था? जो ब्याज में पैसा लगाता था। जी। और उससे पहले महाजन कौन, किस व्यक्ति का नाम होता था? महत व्यक्ति का। महाजनो, महाजनो ये न गथो संबंधा। मतलब महाजन जिस रास्ते से चले वही सही रास्ता है। तो ये अच्छा। व्याजखोर के लिए नहीं, 100% नहीं बोला गया है। ये तगादा करने वाले के लिए 100% है, नहीं बोला गया है। क्योंकि अगर व्याज में जो पैसा कमा रहे हैं, अगर वही पंथा होता तो हर कोई पंथा वही अपनाता। यानी ये इसका सही मीनिंग नहीं है। क्योंकि आज भी हम भारतीय क्या है ना, अपना काम को अपना मानते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप अपना काम को अपना मानते हैं, मैं अपना काम को अपना मानता हूं। यानी वेज में पैसा लगाना, ये हमारा काम नहीं है।
यानी ये महाजनो ये न गतसु पंथा, ये उसका मीनिंग नहीं है। यानी वहां था महत व्यक्ति, यानी जो, जिनका दर्शन अच्छा था, जो बहुत ज्ञानी थे, वो हमेशा क्या है ना, धर्म के पथ पे चलते थे। तो धर्म के पथ पे चलना ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए, इसका मीनिंग ये है। तो जी जैसे सर। एक शब्द का मीनिंग बदल गया है, वैसा ही एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत सारा मीनिंग बदल गया है बाबा। आज हम जब एस्ट्रोलॉजी की कोई एक खास बात करते हैं, तो पहले उसका वो मीनिंग नहीं था। कुब्ज दोष, एक उदाहरण ले लेते हैं। कुब्ज दोष 1500 ईस्वी पहले भी कुब्ज दोष को माना गया था। बट जिस हिसाब से आज का कुब्ज दोष माना जाता है, मांगलिक योग बोलते हैं, ये जी जी, पैसा मंगल योग। कमाने वाला सिस्टम हो गया। मांगलिक योग का मतलब क्या है? काल सर्प दोष, ये पैसा कमाने वाला। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम आपको देख, आपका कुंडली देखें, देखें कि एक्सिस में, राहु केतु के एक्सिस में एक साइड में आपके सारे ग्रह पड़े हैं, तो काल सर्प दोष है। ओके, यही चलता है ना, सिस्टम तो यही बोलता जी है, सर। शास्त्र तो यही बोलता है आजकल का। तो क्या बाकी एम्प्टी हाउसेस क्या कोई मायने नहीं रखता है? मान लो एक एक्सिस के एक ही तरफ दाहिने या बाएं में कहीं पड़ा हुआ है सारे ग्रह, तो क्या एम्प्टी हाउसेस बेकार है? काल सर्प दोष है, मतलब जाके हम पूजा पाठ करवा दिए, एस्ट्रोलॉजर को पैसा दे दिए, ठीक है आप पूजन कर दीजिए, तो क्या मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मीनिंग बदल रहा है, और हमको ना ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को स्प्रेड अप करना है। ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को स्प्रेड अप करने के लिए ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी सीखना भी तो पड़ेगा। वहां कुब्ज दोष क्या था? बरामीर के समय में भी कुब्ज दोष की बात लिखी हुई है, सुना गया है, मेरे गुरु ने मुझे बताया। वहां पे वो क्या बोलते थे कि कुब्ज दोष का मतलब होता है एक तरीके से ना गुस्सीला योग। अगर मंगल एक में, चार में, सात में हो, इत्यादि इत्यादि में हो, 12 में, इत्यादि में हो, तो जातक के अंदर गुस्सा की प्रवणता होती है, जातक का मिजाज खिटखिटा होता है, चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर। लेकिन ये तो सहज साध्य है। आप डेली आधा घंटा मेडिटेशन करो, आपके चिड़चिड़ापन गायब हो जाएगा। यानी ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम आज हम दिखा रहे हैं। रेगुलर आप खुद को आधा घंटा दो, कहीं नहीं, आपको प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ नहीं करना है। आप सुबह उठ के प्रणाम करते हो ना भगवत को, भगवान को, आप अपनी जी क्या बोलते हैं, डेली जो हाजिरी है, हजीरा है, वो आप देते हो ना, कि भगवान आज एक नई शुभ दिन देने के लिए आपकी शुक्रिया, ये आप प्रणाम करते हो ना सुबह, रेगुलर हर कोई व्यक्ति करता है। यस। पता नहीं आजकल होता है या नहीं होता, पता नहीं, बट ये हमें सिखाया गया है कि रात को प्रणाम करते हुए सोना, कि प्रभु एक अच्छे दिन बिताने के लिए आपका प्रणाम। रात को अगर मेरी, वो, मैं सोया वो अंतिम सांस हो जाए, तो फिर मैं सुबह उठ के कैसे प्रणाम कर सकता हूं उनको? यानी वो शुक्रिया अदा करना है, प्रभु एक और नया दिन आपने मुझे दिया है।
और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने सच् चरित्र को, अपने अच्छे चरित्र को, अपनी अच्छी आदतों को समाज संसार में मैं अपना व्यय कर पाऊं। मेरी बुरा आदत, जितनी बुरी आदत है, मैं उनको व्यय नहीं करना चाहता हूं समाज। मैं अच्छी आदत, मेरी अच्छी नॉलेज, मेरी जो एकदम प्योर 24 कैरेट गोल्ड वाला जो नॉलेज है, वो मैं जगत को शेयर करूं। ये हम प्रणाम करते हैं। बस इतना तो काफी होता है बाबा, कोई भी किसी का भी चिड़चिड़ापन को खत्म करने के लिए। यानी कुब्ज दोष भी उतना कोई बड़ा महत्व नहीं रखता, और ना ही काल सर्प दोष। ये 1500 ईस्वी के बाद हमारे जीवन में ये कमियां आई है। हम अपनी जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी है वहां से हट गए। आजकल यूट्यूब में देखना, कई लाख एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर आते हैं, और हर एक लेक्चर में यह कहा जाता है, वीडियोस आते हैं, अगले 5 दिन में ये राशि बनेंगे करोड़पति। 140 करोड़ इंसान है हमारे भारत में। अगर एक राशि का कम से कम 6-8 लाख लोग होंगे, जी। 10 लाख होंगे, और अगले 6 दिन में 4 राशि वाले अगर करोड़पति बनते हैं, यानी 40 लाख तो करोड़पति बन गए ना, हर सप्ताह में। बने हैं क्या? बने हैं क्या? नहीं सर, अभी नहीं तक सर। आपने किसी को देखा है? करोड़पति आप तभी बनोगे जब आप कर्मयोगी बनोगे। हमने ना सपना बेचना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर लोगों ने। हम कर्म सिद्धांत पे आधारित नहीं है। हाउस एक्टिवेशन आजकल एक नया थ्योरी चल रखा है। जी सर। ये तो उस समय भी था। उस समय क्या था? हम अपने गुरुओं से सीखा है। ऐसा तो नहीं कि माने हमारे गुरु, हाँ ठीक है, वो उनमें से कुछ नहीं है ना, जो मतलब काफी एजेड थे उस समय, जिस समय मैं सीखने के लिए गया था। आज वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने भी वो चीज सिखाया है। कैसे? कि रेमेडीज किस हिसाब से करोगे, कौन से हाउस के कौन से प्लैनेट बैठा है, उसके हिसाब से रेमेडीज। वही तो हाउस एक्टिवेशन है। यानी एक नया धंधा, एक नई, माने ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। हम ना बेचना स्टार्ट कर दिया एस्ट्रोलॉजी। ये मुझे खराब लगता है। एस्ट्रोलॉजी विद्या है, यह दिया जाता है। मुझे किसी ने दिया है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये तो परंपरा चला आ रहा है ना। ये किसी माई के लाल का खुद का शास्त्र तो है नहीं। आजकल आप देख लेना, ये एस्ट्रोलॉजर कोर्ट कचहरी में जाके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे भैया, ना तुमने सीखा है ना इसने सीखा है, ना तुमने कोई इजाफा किया है, आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है, ना तुमने किया है। तो फिर आपस की लड़ाई क्यों? ये एस्ट्रोलॉजी का बेड़ा गर्क किया है। आज विवेकानंद को पढ़ाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इस वहम से बाहर निकलो। सपना से कुछ नहीं होता। बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, और बेसिक, विवेकानंद से बेटर कुंडली मुझे कोई नहीं मिला है। इसलिए मैं उनके लाइफ को बता रहा हूं कि लाइफ कैसे जिया जाए। चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं उनके जीवन को लेके। देखो,
इंक्लिनेशन कहाँ आ गया? 10th हाउस में। यानी जी। इच्छा, अपनी इच्छा कहां से पूर्ति होगी? कर्म से। अब कर्म कर्म, करेंगे तो सर इच्छा पूरी होगी। हाँ, कर्म से इच्छा की पूर्ति हो, ठीक है। लेकिन उस इच्छाओं में भी बाधा है। कौन सा बाधा है? मून चंद्रमा। बैलेंस्ड। मून क्या है? मून का एक पदार्थ, एक द्रव पदार्थ है, दूध। दूध जानते हो क्या है? बैलेंस फूड। पता नहीं आजकल नहीं बोला जाता होगा, बट हम लोग जब पढ़ते थे ना, साइंस जब पढ़ा था, उस समय दूध को बोला जाता है बैलेंस डाइट। जी। यानी बैलेंस्ड, हमारे दिमाग में तो वही है ना, बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस्ड, हर चीज को बैलेंस कौन करता है? मून। यानी मून को आपको यहां कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने हाउस एक्टिवेशन किया है, देखो। इतना फोकस्ड, इतना फोकस्ड, इतना फोकस्ड हो गए वो, कि मून, उनका मन उनके अधीन हो गया। आप लोगों ने कहानी जरूर सुना होगा कि किताब को ऐसे ऐसे पकड़ उलटते चले गए, और फिर वो बोले ठीक है मैं पढ़ लिया, है ना? अमेरिका में जब थे, शिकागो धर्म सभा में जब गए थे, बाद में लोगों ने मजाक उड़ाया, तो उन्होंने बोला कि प्रश्न करो ना किताब से। तो प्रश्न किया, उन्होंने बोला फलाना पेज का फलाना नंबर अध्याय में ये लिखा हुआ है, और वो जो जो लिखा हुआ है डिटो उन्होंने बता दिया। यानी कितना कॉन्सेंट्रेट, कितना फोकस्ड। यही तो अद्वैत है। उन्होंने हर स्टेप में, पग पग में उन्होंने ये प्रूफ किया है कि वो ब्रह्म का संतान है, वो ब्रह्म स्वरूप है। चलो नेक्स्ट हाउस में चलते हैं। 4th हाउस। फोर्थ जी सर। 4th हाउस। फोर्थ हाउस सर, जो है उसका जो स्वामी शुक्र है, गुरु है, वो सर अपने से एट्थ में चला गया अपनी। देखिए जो घर के सुख है वो चला गया इच्छा पूर्ति वाले स्थान पे सर। हम्म। जी सर। तो सर, और सर इस पे एक सिर्फ शनि की ही दृष्टि है, और बाकी कोई मेलेफिक दृष्टि नहीं कह सकते इसको हम। शनि का दृष्टि है, मून का भी दृष्टि है ना? मून के सर, मून पर है ही सर। हाँ। पर जो एक मेलेफिक की, एक बेनिफिक की दृष्टि कह सकते हैं इसको हाँ, सर जी। एक मेलिफिक है, एक बेनिफिक। सर ओके, आपके हिसाब से ये सही है, एकदम सही है। जी। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करता हूं, सुनो। 4th का राशि स्वामी कहाँ गया? अपने से अष्टक में। जी सर। कहाँ चले गए? गहराई में, गड्ढे में, कुएं में। क्यों? कैसे? अपने से अष्टक, अष्टम घर में जाने का मतलब क्या होता है ना? कालपुरुष कुंडली देखो ना, अष्टम घर जी कौन सर। सा है? वृश्चिक है। मृत्यु का सर। मृत्यु का नहीं, गहराई का। अच्छा, गिराएगा डेप्थ ऑफ सर, डीप। नॉलेज, जी डेप्थ सर। ऑफ नॉलेज। जी। मृत्यु नहीं बोलेंगे, डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो ये सुख उनको कहां मिला? उनका सुख का घर कौन सा है? नॉलेज में। और जुपिटर खुद नॉलेज का कारक है ना? जी यानी सर। देखो, वो कहां से अपनी गहरा, एकदम माने डेप्थ, ओशन जैसा नॉलेज में वो खुश है। उनको सिर्फ पढ़ाई और अध्यात्म, वही खुशी मिलती थी, और कहीं नहीं। क्योंकि वो जान गए थे कि वो कौन है। अब जुपिटर एक लगन के हिसाब से देखो,
तो इच्छा पूर्ति का घर में बैठा है सर ना। बढ़िया है सर। इससे बड़ा बढ़िया क्या हो सकता है। जी सर। वो भी कहाँ, तुला राशि में। वो भी गुरु के घर में, गुरु की राशि में, वो भी दूसरे मतलब कि दूसरा गुरु के जी घर में। जी मैंने आप लोगों को बोला था कि दोनों गुरु का आपस में कभी क्लेश नहीं होता है तब तक, जब तक कि कोई मेलिफिक, मतलब बीच में तीसरा आदमी कोई ना मिले जो अंगली करेगा। बोला था ना। जी सर। यहां देखो, अंगली करने वाला कोई है नहीं। समझ आ रहा है। जी सर। मार्स है। मंगल की दृष्टि है सर। मार्स है। बट मार्स गुरु को अंगली नहीं करेगा। हम्म, और शुक्र के साथ उसका बेड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो खुद अपना घर का है। अपने घर को संभालेगा या दूसरे को देखेगा। जी सर। और मेष का मार्स सीधा दृष्टि पे देख रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, पूर्ण दृष्टि। मार्स पे जुपिटर का जितना अधीन है, जुपिटर मार्स में उतना ही अधीन है। यानी एक दूसरे का देखभाल करना, ये दोनों का उत्तरदायित्व बन गया। यानी ज्ञान के मारे गुस्सा शांत। समझ आ रहा है कहां जी पे सर। कैसा चीजें हो रही है, देखो। ये भी गुस्सीला है, बहुत गुस्सीला। क्योंकि मेष का मंगल मंगल है भाई। मतलब बात बात पे गुस्सा करना इनका आदत होगा। और गुस्सा लेके पैदा हुए हैं, जीत लेके पैदा हुए हैं। मंगल जीत का भी कारक है। तो जीत लेके पैदा हुए हैं। प्रारब्ध तो जीत का है ना। मार्स इन मेष, इन 5th हाउस। लेकिन गुरु ने शांत कर दिया। अब ये गुरु कौन सा गुरु है, बस गुरु, गुरु भी शांत हो रहे हैं इन्हीं के जरिए। वाइस वर्सा वाला बात हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए बन जाओ। कितना आप समझ रहे हो, कितना बड़ा जोड़ी है रामकृष्ण विवेकानंद का। नर नारायण की जोड़ी है। अब छठा भाव, केतु। सर शुक्र का है सर। सर शुक्र वृष अपने से नवम में चला गया। वृष राशि का। इस राशि का सर। वृष राशि का तो सर केतु। इनको कंपटीशन लड़ने में तो सर दिक्कत आई होगी सर, जबकि जो उसको डीप नॉलेज भी कह सकते हैं, उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं यानी सर केतु बहुत की। भयंकर नॉलेज होने के बावजूद भी तुरंत सक्सेस नहीं होगा उनका। जी सर। इनका सक्सेस कोई मतलब, माने ऐसा नहीं कि वो सोने की चम्मच या रूप माने चांदी की चम्मच लेके पैदा हो गए। जी इनका सक्सेस जो मिलेगा ना, काफी मशक्कत के बाद। और मशक्कत के लिए उन्होंने क्या किया था याद होगा। परिभ्रमण, परिव्राजक बन गए थे वो। पूरा भारत पैदल चले थे, जहां से जैसा जाना है ना। और इस बीच बहुत सारा कहानियां भी बनी, क्योंकि केतु तो सिलने का भी काम करता है ना। जी सर। दर्जी भी तो है। तो कहानी तो बनेगी। छठा, अपने शत्रुओं से कहानी बना, अपने मित्रों से कहानी बना, अपने जीवन से कहानी बना। और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर से भी कहानी बना, रोग सर यहाँ से पे भी। हम ये कह सकते कि इनके जो रोग थे, शत्रु थे, केतु ने वहां पे उनको कम किया, काटा। हाँ बिल्कुल, काटा तो है। जी। और केतु इनका मनोबल बढ़ा दिया। केतु इनको ना आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचा दिया। 6, 8, 12 दुस्थान में अगर जब भी केतु आता है, याद रखना,
मोक्ष की एक एक पग आप अहेड हो जाते हो दूसरे से। सर 6 8 12 की 4 8 12? 6 8 12 दुस्थान। क्योंकि सर ये, अच्छा दुश्मन में। दुस्थान। 4 8 12 तो वो तो मोक्ष त्रिकोण की बात कर रहे हो आप ना। उस जी। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन छह आठ वैसे तो बारह सर दुस्थान का। दूसरा में भी क्यों? अच्छा है यानी हाँ, करके। क्योंकि कोई भी पाप ग्रह दुस्थान में जाता है तो या तो बहुत पापी बन जाता है, केतु जाता है तो वो मोक्ष के लिए एक कदम आगे, दूसरे से एक कदम आगे चला जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि केतु दिल से सोचने वाला है। केतु का कोई दृष्टि तो है नहीं। जी सर। केतु एक फीलिंग है। केतु एक ऐसा फीलिंग है ना, जो स्पिरिचुअलिटी लेके पैदा हुआ है वो। क्योंकि उसको मालूम है कि स्वर्ण भानु जब था और उसके बाद जब केतु बना, उसको मालूम है कि मुझे दिल से प्रभु की याद करना है, ताकि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, ये कटा हुआ शरीर से। मोहिनी बन के जब विष्णु ने उनका स्वर छेदन किया था, है ना, यहां से काट जी दिया था, ये स्वर यंत्र वाला जगह से, तो नीचे वाला केतु ऊपर वाला राहु बन गया। केतु वृष राशि में स्थान किसका जगह है? वृष राशि किसका सर्वोत्तम जगह है? शुक्र के सर। शुक्र का तो। चंद्रमा की वृक्ष, चंद्रमा की वृक्ष सबसे बढ़िया है सर। हाँ, चंद्रमा, वो चंद्रमा का आदत बना लिया उसने, क्योंकि वो चंद्रमा वृष में जाके उच्च बन जाता है। और जिस राशि में बैठता है केतु उसका छाया लेता है। यहां जी। शुक्र का छाया भी लिया उसने, जिसके वजह से उनको लाइफ में कभी भी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कमी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन भिखारी बनाया, केतु ने भिखारी बनाया। अ, भिखारी समझ रहे हो? वो धर्म चैरिटी से, वो वो दान लेके ही अपना जो भी काम किए तो दान लेके, क्योंकि वो खुद लिए नहीं, उनको तो ये ड्यूटी मिला था ना। जी। रामकृष्ण मिशन बनने के बाद उन्होंने तो ये चीज बोल दिया था कि इसके पीछे भी एक कहानी है। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कहानी भी बताते हैं, कल भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे, 2 क्लासेस ठीक कर है। लेंगे। वो अमेरिका से जब वापस आके बेलूर मठ के लिए मतलब तैयारी कर रहे थे, तो एक अंग्रेज बोला कि मैं तुमको पैसा देना चाहता हूँ, तुम्हारे मतलब वाचन और एसेंस इत्यादि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जब लोगों की स्टडी पढ़ाई उड़ाई की काम करना चाहते हो तो मैं तुमको पैसा दूंगा। वो एक ब्लैंक चेक लिख के दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने चेक लिया और लेके निकल गए। इतने में उस अंग्रेज को ये समझ आ गया कि इंडियन लोग बहुत ग्रीडी है, लालची है। ये मेरे को थैंक्स भी नहीं बोला, थैंक यू भी नहीं बोला, और एक मैंने ब्लैंक चेक दे दिया, वो लेके चला गया। ठीक है, और घर से निकलने से पहले उसको बुलाया और उसको बहुत खरी खटी सुनाई कि तुमको मैंने बोला, तुमको ब्लैंक चेक दिया, तुम लोग तो बहुत ग्रीडी है, यूं ही मतलब पैसा लेके जो है चला जा रहा है, और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। जानते हो जवाब में विवेकानंद ने क्या कहा था? जी सर। कि थैंक यू आप मुझे बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कोट अनकोट बोला था, आई एम द कैरियर, मैं एक माध्यम हूं,
मैं ये चेक ढो के लेके जा रहा हूं। कहां पे? गुरु जी के पास। और मैं आपका पैसा गुरु जी के पास ले जा रहा हूं। गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। तो मुझे थैंक यू बोलो आप। और फिर मुंह पे वो चेक फेंक के आ गए थे। आज भी बेलूर मठ में जाना, उस अंग्रेज का नाम जो है ना, पूरा स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। मदद किया था, अच्छा जी। बहुत पैसा दिया था। उसको उसी पल समझ आ गया, ये कोई मामूली व्यक्ति है नहीं। दिस इज सिक्स का केतु। यही छठे का केतु है। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उसको तो लोभ है नहीं। लोभ तो छोड़ दिया ना, वो केतु तो काट कर दिया लोभ को। पैसा, दुनियादारी, सब कुछ से कट ऑफ हो गया वो। ये बात है। सही बात है सर। दिस इज सिक्स का केतु। किसी भी कुंडली में सिक्स का केतु होगा देखना, वो वैसा ही होगा। अगर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन सही रहे तो कुछ ना कुछ गुण तो उसके पास होगा। और वो निर्लोभ होगा। अपने पास जो जब भी कोई कुंडली आए तो चेक कर लेना और देख लेना, मैंने जो बोला वो सही है या नहीं। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। ये सर ऐसे थोड़ा करूंगा सर आपके साथ, तो सर थोड़ी हिचक खत्म करूंगा, तो अपनी जो झिझक है ना सर एक बिल्कुल। बारी को, बिल्कुल। क्या वो सही बोलूं या गलत बोलूं? भाई गलत कुछ बोलूंगा भी तो आप है, बताएंगे। कुछ भी बोलो, हम है ना। गुरु के सामने